Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today we will start new chapter number 6, dissolution of a partnership firm. Dissolution of partnership firm का मतलब है कि बिजनेस फर्म का अब क्लोज हो रहा है, सारी असेट्स और लायबिलिटीज को सेल कर देंगे और सारी लायबिलिटीज को पेमेंट दे देंगे और फाइनली पार्टनर कैपिटल को भी सेटल कर देंगे. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं. हमारा चैप्टर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स का एग्रीमेंट बदलना, एग्रीमेंट चेंज होना, नए पार्टनर का आना या रिटायर होना. तो अभी तक हमने प्रीवियस जो 4 चैप्टर पढ़े हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थे और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मतलब अब फर्म बंद हो जाएगी और उसकी सारी असेट्स सेल हो जाएंगी और लायबिलिटीज को हम पेमेंट कर देंगे. Dissolution of partnership firm means that the firm closes down its business and comes to an end. Assets are sold, liabilities are paid off, and out of the remaining amount, the account of partners are settled. सबसे लास्ट में पार्टनर्स को कैपिटल मिलेगी, उससे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर लोन का पेमेंट होगा और लास्ट में, सबसे लास्ट में पार्टनर को कैपिटल का पेमेंट मिलता है. तो आप लोग याद रखें इसको, सीक्वेंस को. सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन का पेमेंट होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होता है. इस चैप्टर में जो मेन अकाउंट बनता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए आप बोर्ड पे. तो नाम में कंफ्यूज मत होना, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है. रिवैल्यूएशन अलग चीज है, रियलाइजेशन अलग चीज है. रियलाइजेशन अकाउंट बस इसी चैप्टर में मिलेगा आपको. रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब उसके नाम से जाहिर है, टू रियलाइज द असेट, टू रियलाइज एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रियलाइज द असेट, टू क्लोज द अकाउंट एंड रियलाइज ऑल द असेट, मतलब सेल ऑल द असेट एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज. अब हमें क्या करना है? सारी असेट्स को क्लोज करना है. तो असेट्स का नेचर डेबिट होता है. बैलेंस शीट में असेट्स राइट साइड में आती है, डेबिट साइड में. उनको क्लोज करने के लिए सबको हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट कर देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और असेट्स को क्रेडिट कर देंगे, टू ऑल असेट्स. इसमें कुछ असेट्स को हमें नहीं क्लोज नहीं करना है, वो है कैश, बैंक, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये पार्टनर्स में डिवाइड होती हैं दोनों चीजें. इसके अलावा कभी कभी असेट साइड में करंट अकाउंट भी होता है, कभी कभी कैपिटल का भी डेबिट बैलेंस होता है. इन चीजों को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है. और ठीक है, और जो लायबिलिटीज होती हैं वो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में होती हैं, तो उनको क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन में बाई साइड में लिख देंगे, मतलब लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अब इसके अंदर भी वही बात है, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज आएंगी, कैपिटल नहीं आएगा, एक्सेप्ट कैपिटल, करंट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर से रिलेटेड कोई सी भी चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी, उनका अलग से अकाउंट बनेगा. और रिजर्व, P&L, ये सब इसमें ट्रांसफर नहीं होंगे. एक चीज आप याद रखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसमें आएगा इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट. अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बाई साइड में लिखेंगे. इसके अलावा कोई से भी रिजर्व को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, क्योंकि रिजर्व डायरेक्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हम पिछले चैप्टर में करते थे. अब
जितनी भी असेट्स हैं कैश और बैंक को छोड़कर, उनको हम सेल कर देंगे। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि वो कितने में सेल हो रहे हैं, तो हम उसको लिख देंगे बाय बैंक। अगर कोई असेट पार्टनर लेके जाता है तो उसको हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर अगर असेट लेके जाता है तो एंट्री होती है बाय पार्टनर कैपिटल। अगर हम किसी लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं तो आएगा टू बैंक अमाउंट अकाउंट। जब भी हम किसी लायबिलिटी को पे करेंगे, जो कि हमने इस साइड लिखी है, तो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे कर रहा है तो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो क्या करा हमने, सारी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज को बाय साइड में लिखा, उनके पेमेंट को टू साइड में लिखा। सारी असेट्स को हमने टू साइड में क्लोज करा और उनसे जो हमें पैसा मिला उसको लिखा बाय बैंक असेट सोल्ड। अगर कोई असेट को पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय पार्टनर कैपिटल। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल। इसके अलावा इसमें एक और चीज आएगी, टू बैंक, दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें कुछ, मैं उसको मिटा के लिख रहा हूं ऊपर, ये आप नोट कर लीजिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर पे कर रहा है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है तो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पार्टनर का जो भी नाम है उसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इसके अलावा अगर हमारा कोई सा भी एनी अदर एक्सपेंसेस, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है या हमें किसी क्लेम को पे करना पड़ रहा है जो कि बैलेंस शीट में नहीं है, उन सब की एंट्री भी रियलाइजेशन टू बैंक होती है। एनी अदर आउटसाइड पेमेंट, किसी भी चीज को हम पे कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा क्लेम आ गया हमारे ऊपर, या फिर कोई सा भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, वो सब कुछ रियलाइजेशन टू बैंक में आएगा। इसके अलावा अगर कोई इनकम हो जाती है हमको रियलाइजेशन के दौरान, ऐसी कोई इनकम जो कि बिल्कुल न्यू है, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट सेल हुई है, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट, एनी अदर इनकम, ये सब भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे बाय साइड में। तो जहां से भी हमको कैश मिल रहा है तो बाय बैंक, अगर पैसा हम पे कर रहे हैं तो टू बैंक। अब इस अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जो उनका एक ही रेशियो होगा इस क्वेश्चन में तो वैसे भी, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस ही क्लोज हो रहा है अब। तो अगर इस साइड आता है तो ये कहलाता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और अगर बैलेंस इस साइड बचेगा, सीआर साइड बचेगा, तो उसको भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो के अंदर। ये होगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। इस तरह से ये अकाउंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को ये अकाउंट बनाना है, इसके साथ आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है।
जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे आप लोग? जैसे हमने असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा था टू साइड, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया था बाय साइड, तो उसकी एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वी पेड सम लाइबिलिटी देन रियलाइजेशन टू बैंक। व्हेन वी रिसीव कैश फ्रॉम एनी असेट बाय सेलिंग एनी असेट देन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इस तरीके से आप सबकी पोस्टिंग, हर एक पोस्टिंग की आप जर्नल भी अपनी कॉपी में करेंगे विद नरेशन। जैसे ये है, पार्टनर को एसेट लेके चला गया, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और उसका नरेशन होगा बीइंग असेट टेकन बाय अ पार्टनर। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और नरेशन होगा बीइंग लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। ऐसे ही जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो आप लोग इस रियलाइजेशन अकाउंट को अपनी कॉपी में ढंग से बनाइएगा और इसको अच्छे से ग्रैस्प करिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो समझना आप लोग ध्यान से, जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की जिम्मेदारी फर्म की होती है, फर्म मतलब पूरी पार्टनरशिप की जिम्मेदारी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करना, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। और अगर हम पे कर रहे हैं, फर्म पे कर रही है, तो टू बैंक आएगा। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा। तो यहां पर हमने एज्यूम किया है कि इसको बियर किसे करना है, टू बी बॉन्ड बाय फर्म। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर को बियर करना होता है, पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो पे करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा आप लोग देखो बोर्ड पे, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर को बियर करने हैं तो उसमें दो बातें होंगी, इफ पेड बाय फर्म, बियर पार्टनर को करना है और पे फर्म ने कर दिया तो एंट्री होगी। अब क्योंकि यहां पर फर्म को बियर नहीं करना तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस तभी आएगा जब फर्म को बियर करना है। अगर किसी पार्टनर को बियर करना है तो वो उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करने हैं, पार्टनर उसको भुगतेगा, पार्टनर की जिम्मेदारी है, और पे कर दिया है पार्टनर ने ही उसको पे किया है, पार्टनर की ही जिम्मेदारी है, पार्टनर ने ही पे किया है, तो उसकी एंट्री होगी, उसकी हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है और पे भी उसने खुद ने किया है, तो फर्म की बुक्स में उसकी कोई एंट्री आपको नहीं करनी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि हमें किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है। रेम्यूनरेशन क्यों देते हैं? हम उसको रियलाइजेशन की जिम्मेदारी दे देते हैं
और उसके बदले में हम उसको सैलरी देते हैं कि रियलाइजेशन का सारा काम एक्स संभालेगा, तो एक्स को उसके बदले में सैलरी मिलेगी, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब भी रेम्यूनरेशन अलाउ करना हो पार्टनर्स को, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर की इनकम है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आप लोग जानते हैं। वैसे इस चैप्टर में थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, जैसे कि हम इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, पास जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 lakh and there was no liability towards workman compensation. So as I told you that whenever there is a reserve in the balance sheet, then it will not be transferred to realization. तो उसका क्या होगा, उसको हम, और उसके लिए कोई लायबिलिटी गिवन नहीं है आपको, तो उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू मनोज कैपिटल, टू नंद कैपिटल। तो जो 1 लाख का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इनके रेशियो में 60,000 40,000। सेकंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व stood at ₹1 lakh and liability in realization of it was ascertained at ₹75,000। अब की बार इसमें आपको लायबिलिटी भी गिवन है, तो अब एंट्री क्या होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ये जो रिजर्व है ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जहां पर भी वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी अपन लिखते थे, प्रोविजन बनाते थे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। टू मनोज कैपिटल, टू नंद कैपिटल। $75,000 की लायबिलिटी है, जो 25,000 बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे मनोज और नंद में। नेक्स्ट है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 lakh and liability in respect of it was ascertained at ₹1,20,000। मतलब रिजर्व तो कम है और लायबिलिटी उससे भी ज्यादा है। तो इसमें हमको जो लायबिलिटी है 75,000 की, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसको हम हाथों हाथ पे भी कर देंगे, क्योंकि अब बिजनेस हमारा क्लोज होने जा रहा है। तो जब भी रियलाइजेशन वाले चैप्टर में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी भी गिवन है, तो उसको हम पेमेंट भी कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो आप लोग याद रखें, whenever some liability is also given for workman compensation, then we will pay such liability through bank account. Now point number 3rd, workman compensation reserve stood at rupees 1 lakh and liability in respect of it was ascertained at rupees 1,20,000. तो जितना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, लायबिलिटी उससे भी ज्यादा है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जितना भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है हमारे क्वेश्चन में 1 लाख, उसको हम पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी तो इससे भी ज्यादा है। तो अब लायबिलिटी ज्यादा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? उसका एडजस्टमेंट ऐसे होगा कि जितना भी लायबिलिटी है उसको हम पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक रुपीज 1,20,000। एक तरीके से ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा वो सारा रियलाइजेशन से चार्ज होगा। तो हमने जो भी रिजर्व बना रखा था उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जितना हमको पेमेंट करना पड़ा उसकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 1,20,000। नाउ लुक एट पॉइंट नंबर 4, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व stood at rupees 1 lakh and liability in respect of it was ascertained at rupees 1 lakh। मतलब रिजर्व भी 1 लाख का है और लायबिलिटी भी 1 लाख की है। तो जितना भी रिजर्व है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर इसको पेमेंट भी कर देंगे हम रियलाइजेशन टू बैंक। So this question is complete. Next we will do question number 3rd. Question number 3rd, pass necessary journal entries on the dissolution of partnership firm in the following cases. Point number 1, L, a partner, was appointed to look after the dissolution process, for which he was given a remuneration of rupees 10,000. So I have just told you that whenever some remuneration is payable to a partner, then entry will be realization account debit to partner's capital account. So इसकी एंट्री होगी realization account debit to L's capital, अमाउंट आएगा 10,000। Second, dissolution expenses 8,000 were paid by the partner M। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। ये भी मैंने आपको बताया अभी कि जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे कर देगा और क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि बियर किसको करना है, तो हम ये मानेंगे कि फर्म को बियर करना है, मगर पे किसने करा है? पार्टनर ने। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। सर नरेशन आपको सब में लिखना है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एम। थर्ड है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये भी बहुत आसान है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं और उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब फर्म ने ही पे करे हैं। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक रुपीज 5,000। फोर्थ पॉइंट है P was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of rupees 7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. P की जिम्मेदारी है। Actual dissolution expenses 4,000 were paid by P। तो आप लोग ध्यान से समझिए
इसमें हमको 7,000 रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है पी को, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल 7,000। और सेकंड पॉइंट है कि पी को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पी ने ही पे करे हैं, तो इसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं होगी। मैंने आपको बताया था व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर एंड टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर देन देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू पी ₹7,000 फॉर रेम्यूनरेशन। फिफ्थ पॉइंट, एन was appointed to look after the process of dissolution and he was allowed a remuneration of ₹9,000 and agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by the firm। तो आप लोग देखिए ध्यान से इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग सोचिए कि इसमें फर्म की जिम्मेदारी क्या है। फर्म की जिम्मेदारी है कि फर्म 9,000 रुपीज देगा किसको, एन को, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 9,000 रुपीज आएंगे। इसमें से फर्म ने पे कर दिए ₹4,000, क्योंकि ये फर्म की जिम्मेदारी नहीं थी, फर्म ने एन के बिहाफ पर पे कर दिए, तो इस 9,000 रुपए में से 4,000 रुपए फर्म क्या एंट्री करेगी टू बैंक, और बाकी के पैसे हमें एन को देने हैं ₹5,000। वापिस समझिए आप लोग, हमें 9,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देना है एन को, उसमें से हमने एन के बिहाफ पर 4,000 रुपीज खर्च किए पेड बाय फर्म बट बॉन्ड टू बी बॉन्ड बाय एन। तो हम क्या करेंगे, हम इस 9,000 में से 4,000 की एंट्री बैंक में दिखा देंगे क्योंकि हमने एन के बिहाफ पर खर्चा किया, बाकी के 5,000 रुपए हम एन को पेबल है हमारे से, इसलिए हम एंट्री कर देंगे टू एन कैपिटल। अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इसकी अलग अलग एंट्री करके देखिए। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को बियर करने थे, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं, रेम्यूनरेशन देना था एन को, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू एन 9,000। ठीक है, ये एंट्री करते हैं हम। अब हमने क्या करा, 4,000 रुपीज हमने एन के बिहाफ पर पे कर दिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन दोनों एंट्रीज को जब आप कंबाइन करेंगे तो यही एंट्री बनेगी। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है 9,000 से, डेबिट कर दिया 9,000 से, एन को 9,000 से क्रेडिट करा और एन को 4,000 से डेबिट करा, तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन कर दें तो एन क्रेडिट होगा 5,000 से और टू बैंक में आएगा 4,000। तो आप चाहे ऐसे करें, चाहे आप ये दोनों एंट्री करें, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए। ओके, पॉइंट नंबर 6 है, क्यू वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। क्यू को हमने प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के लिए अपॉइंट करा एंड रेम्यूनरेशन टू बी अलाउड टू क्यू वाज ₹18,000। क्यू एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक फ्रॉम द फर्म 18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। तो आप लोग इस एंट्री को पहले ध्यान से अलग अलग टुकड़ों में समझिए, फिर मैं बताता हूं। इसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं होगी, देखिए आप लोग बोर्ड पे, हम लोग रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं क्यू को, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल। ये सब आप लोगों को पता है, आज पढ़ा अपन ने। whenever remuneration is allowed to a partner, then entry will be realization account debit to partner's capital. Now again read the second sentence, Q is taking over asset of the firm, then उसकी एंट्री क्या होती है, Q's capital account debit to realization, क्योंकि ये जो असेट है इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। हमने आज पढ़ा था जब भी कोई पार्टनर असेट लेके जाएगा
तो बाय पार्टनर्स कैपिटल आएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप लोग देखिए ध्यान से, ये एंट्री और ये एंट्री एक दूसरे के रिवर्स है। जब हम इसको कंबाइंड कर देंगे देन देयर विल बी नो एंट्री। तो 6 पॉइंट की कोई एंट्री नहीं होगी, और उसका लॉजिक है ये कि हमें उसे जो रेम्यूनरेशन देना था 18,000 का, उसने उस 18,000 के बदले में फर्म से असेट ले लिया, तो एंट्री क्या हो गई, नो एंट्री। रियलाइजेशन एक बार डेबिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ और वापस डेबिट हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप लोगों को 80% समझ में आ गया। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा आज। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, तो उसको आप करिएगा और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो आप क्वेरी ग्रुप में पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।